नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम संजीव डेस वर्क का पहला मॉडल पेपर करने जा रहे हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि परीक्षा नज़दीक आ गई है। बोर्ड ने अपना टाइम टेबल घोषित कर दिया है। अब हमें तैयारी में जुटना है। तो आज हम सामाजिक विज्ञान 10th क्लास की जो संजीव डेस वर्क है उसका पहला मॉडल पेपर जो कि बोर्ड ने जारी किया है और 2023 जो अपनी एग्जाम होने वाली है उसके ब्लूप्रिंट पे आधारित ये पेपर होगा। अब की बार अपना जो सिलेबस है वो 100% होने वाला है। पिछली बार 30% हमारा सिलेबस घटा दिया था कोविड-19 के कारण। अब हम पहला प्रश्न हल करेंगे जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसमें अवैध होते हैं। इन प्रश्नों में अपने सामने पहला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इरविन एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनके साथ गांधी जी का एक समझौता हुआ, उसे कहते हैं गांधी इरविन समझौता। ये साल थी 1931, मार्च का महीना था 5 मार्च 1931 को। तो मेरे साथ साथ आपको याद हो गया होगा हिंद स्वराज नामक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है। तो गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। आपको इसका साल भी याद रखना है कि हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी गई थी, 1909 में। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 में हुई। भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में लगाया गया था। नेक्स्ट अपना जो प्रश्न है वो है बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किसने किया। तो बंगाल गजट पत्रिका आपको बता दें कि बंगाल से छपने वाली अंग्रेजी भाषा का एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और ये अगस्टस हिक्की ने, अपना ब ऑप्शन सही है, अगस्टस हिक्की ने निकाला था ये पेपर और साल थी 1789 79। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था, भारत में एक दलीय व्यवस्था नहीं है, द्विदलीय व्यवस्था भी नहीं है, जबकि क्या है, बहुदलीय व्यवस्था। यानी भारत में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल सत्ता के लिए चुनाव मैदान में उतरते हैं। अमेरिका एक ऐसा देश है, ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां द्विदलीय व्यवस्था है, चीन एक ऐसा देश है जहां एक दलीय व्यवस्था है। ये भी आपको याद रखना है। भारत बहुदलीय व्यवस्था वाला देश, यहाँ 2 या 2 से अधिक यानी कई राजनीतिक दल चुनाव मैदान में उतरते हैं, चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की विशेषता क्या है। कम्युनिस्ट पार्टी की विशेषता है कि जो आर्थिक सुधार तो इनका पहला मुद्दा है ही, लेकिन साथ ही ये राजनीतिक सत्ता पे एकाधिकार रखते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की विशेषता है वो आर्थिक सुधार अपनाते हैं पर राजनीतिक सत्ता पर ये अपना एकाधिकार बनाकर रखते हैं। उपभोक्ता शोषण का मूल कारण क्या है। उपभोक्ता का शोषण क्यों होता है, कौन से ऐसे कारण हैं जिनमें से अपने को ऑप्शन में ढूंढना है। बेरोजगारी है, अशिक्षा है, गरीबी है, इनमें से कोई नहीं है। तो जब उपभोक्ता अशिक्षित होगा, उसे जानकारी नहीं होगी, तो उसके शोषण का मूल कारण हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण जो लोग हैं वो फसल उद्योग के लिए, वह ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, फसल उगाने के लिए अमूमन कर्ज लेते हैं। सामान्यतः वो फसल उगाने के लिए ही कर्ज लेते हैं। ये उनकी पहली आवश्यकता होती है ग्रामीण क्षेत्रों की, इसलिए वो उन्हें बैंकों से कर्ज लेना पड़ता है। एल्यूमीनियम प्रगलन उद्योग निम्न में से किसे कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। तो ये बॉक्साइट है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बॉक्साइट का उपयोग कौन से उद्योग में किया जाता है। तो एल्यूमीनियम उद्योग में। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध है और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। तो विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे वैश्वीकरण कहते हैं। तो यहाँ अपना ऑप्शन है
वो वैश्वीकरण स ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो अपने प्रश्न होंगे एग्जाम में वो रिक्त स्थान की पूर्ति वाले होंगे। अब हम रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्नों को देखते हैं कि भारतीय सभी जो निर्माताओं द्वारा बनाए गए विज्ञापन स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बने गए थे। स्वदेशी पे जोर दिया जा रहा था। भारतीय निर्माताओं द्वारा विज्ञापनों में भारत से विदेशों में भेजे जाने वाले श्रमिक थे, उनका नाम था गिरमिटिया श्रमिक। गिरमिटिया एक कानून था, उसके तहत जो मजदूर बाहर भेजे जाते थे विदेशों में, उनका नाम भी उसी कानून के आधार पर गिरमिटिया पड़ गया था। तो ये गिरमिटिया शब्द अपन यहाँ भर देंगे। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द थे महात्मा गांधी के। धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं हो सकते। यहाँ उनका मतलब था, धर्म का मतलब नैतिकता, कि राजनीति को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता। ये शब्द थे महात्मा गांधी के। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। भारत में करेंसी यानी नोट रिजर्व बैंक जारी करता है, आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। करेंसी यानी नोट। भारत में प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर हमें एक पंक्ति में देना है। पहला अपना प्रश्न है कि 1880 के दशक में उच्च जाति को नारियों की दशा के बारे में लिखने वाली महाराष्ट्र की 2 महिलाएं थी, उन महिलाओं का नाम आपको बताना है। इसमें ताराबाई सिंधे और पंडिता रमाबाई। प्रथम विश्व युद्ध पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। कोई एक कारण लिखना है कि प्रथम विश्व युद्ध को पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध क्यों कहा जाता है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो प्रथम विश्व युद्ध पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था क्योंकि इसमें विश्व के सबसे अग्रणी जो औद्योगिक देश थे वो एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे, यानी लड़ रहे थे। तो उन्होंने बड़े स्तर पे उद्योगों में अन्य वस्तुएं बनाने की बजाय जो हथियार थे वो ज्यादा बनाए। तो इसे पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध कहा जाता है कि उद्योगों में हथियार बनाए जाने लगे, क्योंकि जो युद्ध लड़ा जा रहा था वो बड़े विकसित देश थे, औद्योगिक देश थे। आदि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? तो आदि औद्योगिकरण का आशय है कि औद्योगिकरण से पहले का जो युग है वो आदि औद्योगिकरण कहलाता है। और इस आदि औद्योगिकरण से, या कहें कि औद्योगिकरण से पहले बाजार के लिए जो उत्पाद कारखाने थे उनके स्थान पर हाथों से बनाए जाते थे। जूट का क्या उपयोग है? जूट का उपयोग बोरी, चटाई, रस्सी, गलीचे और दूसरी दस्तकारी वस्तुएं बनाने में किया जाता है। तो जूट से कौन कौन सी वस्तु बनती हैं? बोरियां बनती हैं, चटाई बनती है, रस्सी बनती है, तंतु बनते हैं, धागे बनते हैं, गलीचे बनते हैं। आपके अनुसार बाढ़ रोकने का कोई एक उपाय बताना है। बाढ़ को कैसे रोका जाए ताकि नुकसान नहीं हो? तो इसके लिए हम बांध बनाकर बाढ़ को रोक सकते हैं। व्यापार किसे कहते हैं? 2 राज्य या 2 देशों या व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का जो आदान प्रदान होता है उसे व्यापार कहा जाता है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, क्षेत्रीय दल क्या है? राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल, यह आपको पता होना चाहिए। भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? कोई 2 क्षेत्रीय दलों के नाम लिखिए, कोई 2 राष्ट्रीय दलों के नाम लिखिए, आपको याद रखने हैं। क्षेत्रीय दल किसी क्षेत्र विशेष में चुनाव लड़ते हैं, वहां सरकार बनाते हैं। सबसे सरल परिभाषा तो ये है, लेकिन इसकी परिभाषा अपन देखें तो संघीय इकाइयों में से सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले राजनीतिक दल को क्षेत्रीय राजनीतिक दल कहा जाता है। जैसे तेलुगु देशम, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, डीएमके, एआईडीएमके, ये जो पार्टियां हैं ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं। राष्ट्रीय पार्टियों की बात करें तो जैसे बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं। लोकतंत्र के कोई 2 लाभ बताने हैं। लोकतंत्र वो शासन व्यवस्था जिसमें जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, वो शासन व्यवस्था लोकतंत्र कहलाती है।
तो लोकतंत्र जनता द्वारा शासन व्यवस्था है, इसलिए वैध शासन व्यवस्था है। जनता के लिए है तो उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र के सामने कौन सी चुनौतियां होती हैं, उन दो चुनौतियों को लिखना है। तो लोकतंत्र की दो चुनौती हैं, विस्तार की चुनौती और इसको मजबूत करने की चुनौती। घरेलू उद्योग उत्पाद किसे कहते हैं? जीडीपी। एक वर्ष में तीनों क्षेत्रों का आपको पता होगा, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि संबंधी, मछली पालन, ये जो गतिविधियां हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में होती हैं। उद्योग संबंधी यानी विनिर्माण संबंधी गतिविधि द्वितीय क्षेत्र में होती है। सेवा संबंधी गतिविधि तीसरे क्षेत्र में होती है। तो तीनों क्षेत्रों के उत्पादों का जो योगदान है या टोटल योग है, उसे देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ये उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तृतीय क्षेत्र की जो गतिविधि है वो बाजार की बजाय सेवाओं का सर्जन करती हैं, यानी कोई गतिविधि या बाजार ये गतिविधियों की बजाय ये सेवाओं का सर्जन करते हैं, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र या सेवा उद्योग भी कहा जाता है तृतीय क्षेत्र को। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है यूएनडीपी, जिसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब अपना खंड ब होगा जिसमें लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे। रूमानीवाद क्या है? रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन चला था जो एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रूमानीवाद भावनाओं, अंतर्दृष्टि, रहस्यवादी भावनाओं को पर जोर देता है और इसने साझा सामूहिक जो विरासत थी उसकी अनुभूति और साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाने पर जोर दिया था। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है? तो ब्रेटन वुड्स जो समझौता है वो दोनों विश्व युद्धों के बीच, प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध, ये घटना 1944 की है। दोनों विश्व युद्धों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक व्यवस्था नष्ट हुई या जो यूरोपीय देश हैं उनका पुनर्निर्माण करने के लिए, आर्थिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए, औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार को बनाए रखने के लिए 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पे हुआ, इसलिए इसे ब्रेटन वुड्स समझौता कहा जाता है। देश कौन सा? अमेरिका, उसकी जगह न्यू हैम्पशायर, ब्रेटन वुड्स। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन में जो सहमति बनी उसे ब्रेटन वुड्स समझौता कहा जाता है। इसमें दो संस्थाओं का निर्माण हुआ, यानी ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन हुआ इसमें दो संस्थाओं का निर्माण हुआ, एक आईएमएफ और एक वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, दो संस्थाओं का जन्म हुआ। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि सुभेद जातियां क्या होती हैं? कोई दो उदाहरण बताने हैं। तो सुभेद जातियां वो जातियां होती हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि उनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती तो उनकी संख्या घटती रहती है और वह एक दिन समाप्त हो जाती है, संकटग्रस्त श्रेणियों में शामिल हो जाएगी। जैसी नीली भेड़ है, एशियाई हाथी है, ये इसके प्रमुख उदाहरण है। यानी ये वो जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है और इस पे जो प्रभाव डालती हैं, विपरीत प्रभाव डालती हैं, जातियों को घटाने वाले जो कारक हैं उनको, उनकी संख्या नहीं घटाई गई या उनको बदला नहीं गया उन परिस्थितियों को, तो ये घटते घटते एक दिन संकटग्रस्त जातियां हो जाती हैं। और इसमें उदाहरण हम देंगे नीली भेड़ का और एशियाई हाथी का। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कोई दो लाभ लिखने हैं। बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं? वो परियोजनाएं जो एक से अधिक उद्देश्यों को पूरा करती हैं उन्हें कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जिनसे जैसे सिंचाई भी हो, पर्यटन भी हो, पेयजल की पूर्ति भी हो, अन्य और भी जो अपने उद्देश्य हों उससे पूरे होते हों तो उसे कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। इससे खेती का निर्बाध गति से जलापूर्ति होने
से समय पर फसलों की सिंचाई होती है और कृषि उत्पादन बढ़ता है। कृषि उत्पादन बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि होगी। दूसरा जो लाभ है वो है कि इससे उद्योगों में ऊर्जा मिलती है, यानी इनसे बिजली बनाई जाती है तो इन्हें उद्योगों को ऊर्जा मिलेगी, जिससे औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ता है। खेती में सिंचाई के लिए पानी मिलेगा तो खेती में यानी कृषि में उत्पादन बढ़ेगा, और कृषि में उत्पादन बढ़ेगा तो किसान की आय में वृद्धि होगी। दूसरा, उद्योगों को ऊर्जा मिलेगी, बिजली मिलेगी तो औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा। रबी और खरीफ फसल किसे कहते हैं? नेक्स्ट अपना प्रश्न, तो रबी की फसल किसे कहते हैं? अब वर्तमान में गेहूं, जो चना, जो फसल बो रखी है उसे रबी की फसल कहा जाता है। और जिन फसलों की बुआई अक्टूबर दिसंबर के मध्य में होती है और जिन्हें अप्रैल माह में काट लिया जाता है उसे रबी की फसल कहा जाता है। जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों प्रमुख रबी की फसलें। खरीफ की फसलें जो मानसून के समय बोई जाती हैं, जब मानसून आता है तब बोई जाती हैं, जून जुलाई के महीने में, और ये सितंबर अक्टूबर में दीपावली के आसपास काट लिया जाता है इसे। इन्हें खरीफ की फसल कहते हैं। प्रमुख खरीफ की फसलों की बात करें तो जैसे चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, दाल है आदि। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करना है। जब व्यापार एक देश के शहर, कस्बों और गांवों में होता है तो उसे स्थानीय व्यापार कहते हैं। एक ही देश के अंदर शहर के बीच हो, शहर और कस्बे के बीच हो, या गांव और शहर के बीच हो, या शहर और गांव के कस्बे के बीच हो तो उसे कहेंगे स्थानीय व्यापारी, यानी एक ही देश के भीतर। लेकिन जब व्यापार एक देश से दूसरे देश में वस्तु और मुद्रा का माध्यम होता है, यानी दो या दो से अधिक देशों के बीच जब व्यापार होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी आवश्यक है क्योंकि लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता से बचने के लिए और राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व लाने के लिए सत्ता में साझेदारी आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी का मतलब है सत्ता का विभाजन। ये आपको परिभाषा पता होगी कि सत्ता की साझेदारी क्या है? सत्ता का बंटवारा या सत्ता का विभाजन। लोकतंत्र में सभी समूह सत्ता की भागीदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं तो उनसे उनकी कार्यकुशलता बनी रहती है। सत्ता अगर एक ही व्यक्ति के पास होगी तो वहां लोगों की भागीदारी नहीं होगी। सत्ता का बंटवारा होगा तो लोगों की भागीदारी बढ़ेगी शासन व्यवस्था में। सत्ता में, लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा नहीं होगी, लोकतंत्र में राजनीतिक अस्थिरता नहीं होगी, यानी स्थायित्व के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है ताकि जो लोकतंत्र है वो स्थायी रूप से काम कर सके। किस प्रकार सामाजिक अंतरों से लोकतंत्र सुदृढ़ होता है? तो लोकतंत्र में सामाजिक अंतरों की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य सी बात है और इसी से विभिन्न छोटे सामाजिक समूह हैं समाज में, वो अपनी जरूरतों और परेशानियों को जाहिर कर सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे सामाजिक अंतरों की यह अभिव्यक्ति ऐसे अंतरों के बीच संतुलन पैदा कर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाती है। दबाव समूह और आंदोलन में अंतर बताना है। दबाव समूह आंदोलन में जब अंतर करें तो हमें पता चलता है कि दबाव समूह का जो संगठन है वो मजबूत होता है, जबकि आंदोलन में संगठन ढीला ढाला होता है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि दबाव समूह में फैसले औपचारिक ढंग से लिए जाते हैं, जबकि आंदोलन में अनौपचारिक ढंग से लिए जाते हैं। दबाव समूह के फैसले आंदोलन के फैसले की तुलना में कम लचीले होते हैं और आंदोलन जनता की स्वस्फूर्ति भागीदारी पर निर्भर है, जबकि दबाव समूह ऐसा नहीं है। आर्थिक विकास क्या है? प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखनी है। तो आर्थिक विकास का मतलब है कि एक ऐसा विकास जो लोगों के जीवन को पहले से बेहतर बना दे, वो होगा आर्थिक विकास। जैसे पहले किसी व्यक्ति के पास 100 रुपए थे, आज उसके पास 200 रुपए हैं, तो उसका जीवन बेहतर होगा। तो आर्थिक विकास का अभिप्राय है लोगों के जीवन को पहले से बेहतर बनाना। प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय में जब कुल जनसंख्या का भाग देते हैं तो जो हमें आय प्राप्त होगी वो होगी प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष में, एक वित्त वर्ष में किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को बाजार मूल्य से जोड़ते हैं तो उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी का भेद, यानी इनमें क्या अंतर है खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में? तो खुली बेरोजगारी की जब हम बात करें
तो खुली बेरोजगारी व्यक्ति पूरी तरह से बेरोजगार हो, जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है कि व्यक्ति रोजगार पे तो लगा हुआ है किंतु उत्पादन में उसका कोई योगदान नहीं हो। खुली बेरोजगारी स्थायी प्रकृति की होती है, जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी अस्थायी प्रकृति की होती है। खुली बेरोजगारी खुली दिखाई देती है कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है लेकिन उसके पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, तो उसे कहेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी। और छुपी हुई बेरोजगारी का मतलब है या प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब है कि उस व्यक्ति है वो काम पे तो लगा है किंतु उसका उत्पादन में योगदान होना चाहिए, उतना योगदान नहीं है। खुली बेरोजगारी की प्रकृति स्थायी है, प्रच्छन्न बेरोजगारी की अस्थायी। ये अपने पॉइंट हो गए। मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता को समाप्त कर देती है। व्याख्या करनी है तो मुद्रा किस प्रकार से दोहरे संयोग को समाप्त करती है ये बताना। मुद्रा द्वारा सभी वस्तु और सेवाओं को विनिमय दर निर्धारित होती है, अतः कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु बेचकर मुद्रा प्राप्त कर उस वस्तु से अन्य आवश्यक वस्तु क्रय कर सकता है। इस प्रकार मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जो आवश्यकता उसको समाप्त कर देती है। उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? तो उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करने के लिए पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि ये किसी संगठन का निर्माण करके अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, यानी कोई संगठन बना सकते हैं। दूसरा, ये अन्य उपभोक्ताओं को जागरूक कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हम बनाएंगे कि वे किसी उत्पाद या कंपनी के खिलाफ भी एकजुट होकर प्रदर्शन कर सकते हैं। ये पहले से चल रहे उपभोक्ता संगठनों से भी जुड़ सकते हैं, अपना कोई नया संगठन भी बना सकते हैं। ये उपभोक्ता को जागरूक कर सकते हैं, दूसरे जो उपभोक्ता हैं उनको जागरूक करके एकजुट हो सकते हैं। ये किसी कंपनी या उत्पाद के विरुद्ध भी एकजुट हो सकते हैं। ये पहले से जो संगठन चल रहे हैं उपभोक्ता संगठन, उसके साथ भी जुड़कर अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कर सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। कई बच्चों का प्रश्न होता है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन से होते हैं? तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का मतलब है कि इसकी जो शब्द सीमा है वो ज्यादा होगी, यानी कम से कम 100 शब्द आपको इनमें लिखने हैं। पहला अपना प्रश्न है कि उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषता लिखिए। तो उदारवादी राष्ट्रवाद कौन सा होता है? उदारवाद जो शब्द है वो लैटिन इंग्लिश का लिबरलिज्म शब्द है, और लिबरलिज्म जो शब्द है वो लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। तो उदारवादी राष्ट्रवाद का अभिप्राय है कि व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और कानून के सामने सबकी बराबरी हो। दूसरा, राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादी राष्ट्रवाद की जो विशेषता हैं उनको जब हम देखें तो राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार होगी जो सहमति पे जोर देगी, सबकी सहमति से चलाई जाने वाली सरकार होती है उदारवादी। ये निरंकुश शासन और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति पे जोर देता है। संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर है। ये उदारवादी मत, यानी ये जो उदारवादी राष्ट्रवाद है, ये मत देने, चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तियान पुरुषों को ही देता था। आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषता की बात करें तो उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व को अनिवार्य बना देते हैं। वस्तु और पूंजी के आयात निर्यात पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को समाप्त करने पर जोर देते हैं। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि संसाधन किसी भी विकास की महत्वपूर्ण संसाधन है वो किसी भी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई 3 तर्क आपको देने हैं। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है और मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों संसाधनों में परिवर्तन करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं, जिससे विकास संभव होता है। अतः संसाधन किसी भी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे संसाधन मनुष्य के जीवन यापन के लिए आवश्यक है। संसाधन जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अति महत्वपूर्ण है। तीसरा जो पॉइंट होगा, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि भारत में राजनीति में जाति और जाति के अंदर राजनीति है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कोई 3 तर्क देने।
हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं कि भारत में राजनीति में जाति और जाति के अंदर राजनीति है। भारत में राजनीति में जाति और जाति के अंदर राजनीति है क्योंकि चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवारों का चुनाव राजनीतिक दल जातियों की संख्या के हिसाब से तय करते हैं। उम्मीदवार किस क्षेत्र से कौन सा उम्मीदवार होगा, वहां रहने वाले लोग किस जाति के हैं, तो ये जो जाति संख्या होगी उसी के आधार पर वहां का उम्मीदवार खड़ा किया जाता है। दूसरा, सरकार के गठन में राजनीतिक दल इस बात पे ध्यान देते हैं कि उनमें विभिन्न जातियों के लोगों को उचित स्थान मिले। सरकार बनाई जाती है उस समय भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वहां उस क्षेत्र की जो जातियां हैं उनको उचित स्थान मिले। भारत में जाति के अंदर भी राजनीति पाई जाती है क्योंकि देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है। दूसरे, कोई भी पार्टी किसी एक जाति के लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। एक ही जाति के लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को भी वोट देते हैं, ये भी सही है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं और इसे संभव बनाने वाले कारक बताने हैं? तो वैश्वीकरण का अर्थ है कि विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं के एक होने की प्रक्रिया, या कहें कि ये विभिन्न देशों के बीच परस्पर जो संबंध हैं उनके तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न देश के बाजार समान कार्य करते हैं। और वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों को संभव बनाने वाले जो प्रमुख कारक हैं उनकी बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सूचना प्रौद्योगिकी जैसे इंटरनेट, दूरसंचार, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, तो सूचना प्रौद्योगिकी इस विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि की सहायता से संपूर्ण विश्व में सरलता से संपर्क हो जाता है और व्यापार किया जा सकता है, जिससे वैश्वीकरण की जो गति है वो तीव्र हो जाती है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने विभिन्न देशों के बीच सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई है। परिवहन प्रौद्योगिकी में जो तेज उन्नति हुई है उसने भी इस जो एकीकरण की प्रक्रिया है उसको तीव्र किया है। तो परिवहन प्रौद्योगिकी में उन्नति से लंबी दूरी तक वस्तुओं को कम लागत तक शीघ्र पहुंचाया जा सकता है, कम लागत में और जल्दी पहुंचाया जा सकता है। किसमें? परिवहन प्रौद्योगिकी में उन्नति होने से, जिसके फलस्वरूप तीव्र वैश्वीकरण संभव हो पाया। खंड द होगा उसमें अपने निबंधात्मक प्रश्न होंगे, जिसको अपन शब्द सीमा 250 में लिखेंगे। पहला अपना प्रश्न होगा कि विभिन्न राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पे क्यों बटे हुए थे। विभिन्न राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पे क्यों बटे हुए थे? तो पृथक निर्वाचिका के प्रश्न पे राजनीतिक नेताओं का बटा होना भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर राजनीतिक नेताओं में तीव्र मतभेद थे। मुस्लिम नेता और पिछड़े हुए वर्गों के जो नेता थे वो पृथक निर्वाचिका के समर्थक थे, परंतु जो हिंदू महासभा और कांग्रेस के नेता थे वो पृथक निर्वाचिका के विरुद्ध थे। मुस्लिम लीग के नेताओं द्वारा पृथक निर्वाचिका का समर्थन। मुस्लिम लीग के नेताओं का मानना था कि भारतीय मुसलमान सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं, अतः उनके राजनीतिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से पृथक निर्वाचिका का जो व्यवस्था है वो बनाए रखी जाए। अनेक मुस्लिम जो नेता थे वो अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की स्थिति को लेकर चिंतित भी थे। उनको भय था कि बहुसंख्यक हिंदुओं का वर्चस्व स्थापित होने पर उनकी संस्कृति और पहचान को नष्ट किया जा सकता है। मोहम्मद अली जिन्ना इनमें प्रमुख थे। मोहम्मद इकबाल आदि मुसलमानों को की मांग का नेतृत्व कर रहे थे। दलित नेताओं द्वारा पृथक निर्वाचिका का समर्थन। इसमें दलित नेता भी पिछड़े हुए वर्गों की समस्याओं को अलग राजनीतिक समाधान ढूंढना चाहते थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उन्होंने दलित वर्ग के लिए पृथक से निर्वाचिका की मांग की। और दलितों के जो प्रसिद्ध नेता थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था पर जोर दिया था। कांग्रेस के नेताओं द्वारा पृथक निर्वाचिका का विरोध क्यों किया गया? क्योंकि कांग्रेस के नेता राष्ट्रीय एकता के सवाल पे आगे बढ़ रहे थे, तो उनको राष्ट्रीय एकता का जो सवाल था वो ज्यादा उनके मन में प्रबल था। वे संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखना
चाहते थे। उनका मानना था कि अगर पृथक निर्वाचिका का अधिकार दे दिया जाएगा तो जो देश है वो बट सकता है। तो उनकी मान्यता थी पृथक निर्वाचिका को बनाए रखने में विभिन्न संप्रदाय और समुदायों में ईर्ष्या और द्वेष की भावना बढ़ेगी और राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंच सकता है, यानी आघात पहुंचेगा। हिंदू महासभा के नेताओं द्वारा पृथक निर्वाचिका का विरोध क्यों किया गया? क्योंकि वो 1923 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के नेता M.R. जयकर ने पृथक निर्वाचिका का विरोध किया था। इसमें अथवा में जो प्रश्न होगा वो आपका होगा असहयोग आंदोलन जो देहात गांव में शहर में चला था वो देहात में कैसे फैल गया। ये अपना प्रश्न है कि शहरों से चलकर असहयोग आंदोलन किस प्रकार देहात यानी गांव में फैल गया। देहात यानी ग्रामीण क्षेत्रों में असहयोग आंदोलन का फैलना, ऐसे भी पूछा जा सकता है। शहरों से चलकर असहयोग आंदोलन देहात में फैल गया। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसान और आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन से जुड़ गए थे। किसान संघर्ष को असहयोग आंदोलन में शामिल करना जून 1920 में किस तरीके से इसको शामिल किया गया, किसान संघर्ष को असहयोग आंदोलन से कैसे जोड़ा गया। तो जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के जो गांव थे वहां गांव का दौरा किया और गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा सुनी और उस व्यथा को समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू जी रामचंद्र तथा कुछ लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया था। महीने भर में इस पूरे क्षेत्र के गांव में संगठन की 300 से ज्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले वर्ष जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास कर लिया था। देहात में असहयोग आंदोलन का स्वरूप किसानों असहयोग आंदोलन में मतलब ये स्वरूप कैसा था तो विकसित हुए जिनसे कांग्रेस को जो नेता थे वो खुश नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि 1921 में देहात में जब आंदोलन फैला तो ताल्लुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदाम पे कब्जा कर लिया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे। गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि जब कोई लगान नहीं भरेगा, अब कोई भी लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। इस तरह महात्मा गांधी का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाई और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज का विचार था उसका कुछ और ही मतलब निकाला। 1920 के दशक की शुरुआत में गुरिल्ला आंदोलन फैला। गुंडे जो विद्रोही थे उन्होंने पुलिस थानों पे हमले किए और ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए जो गुरिल्ला युद्ध इन्होंने चलाया। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो संघवाद संघीय व्यवस्था का आशय है कि संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उनकी विभिन्न जो आनुषंगिक इकाइयां हैं उनमें बटी होती हैं। यानी संघ और शक्तियां हैं वो संघ और इकाइयों के बीच बटी होती हैं। यानी शक्ति और सत्ता का बंटवारा संघवाद की प्रमुख विशेषता है। यहाँ जो शासन व्यवस्था है या शक्ति और सत्ता है वो एक ही जगह नहीं होती, वो केंद्र और उनकी इकाइयों के बीच बटी होती है। भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, यह आप ध्यान रखें। अमेरिका भी एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। ऑस्ट्रेलिया एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। कनाडा भी एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। अमेरिका एकात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। ब्रिटेन एकात्मक शासन व्यवस्था वाला देश। इसमें आमतौर पे 2 स्तर की सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के कार्य होते हैं और जो दूसरी सरकार होती है या दूसरा जो स्तर होता है वो राज्य या प्रांतों के लिए उत्तरदायी होती है और उसमें स्थानीय महत्व के विषयों पे या कामकाज को देखा जाता है। सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं। भारत के उदाहरण से हम अच्छे से समझ सकते हैं केंद्र सरकार और राज्यों की सरकार। ये केंद्र सरकार, ये राज्यों की सरकार। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के विषय देखती है, राज्य सरकार स्थानीय महत्व के विषयों का कामकाज देखती है और ये दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पे स्वतंत्र होती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संघीय शासन व्यवस्था नेक्स्ट जो अपने इसमें पॉइंट हैं उनकी तरफ देखते हैं कि
कि संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या है। इसमें सरकार के 2 स्तर होते हैं, केंद्र स्तर और इकाइयों के स्तर। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, अलग अलग अधिकार होते हैं इनके। संघीय शासन व्यवस्था अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह का शासन करती है, लेकिन कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन उनका अपना अधिकार क्षेत्र होता है। संवैधानिक मान्यता यानी इसमें एक लिखित संविधान होता है। लिखित संविधान होने से ही दोनों स्तर की सरकारों के बीच अगर कोई विवाद हो तो उन्हें संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही हल किया जा सके। इसलिए संघीय शासन व्यवस्था में संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और उनकी शक्तियों और अधिकारों की गारंटी और सुरक्षा देता है। यानी संविधान भी ऐसा हो जो लिखित हो, एक संविधान हो, सर्वोच्च संविधान हो और वो लिखित हो, ताकि उनके अधिकारों को गारंटी, सुरक्षा और गारंटी दे सके। केंद्रीय सरकार प्रांतों की सरकारों को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकारें अपने कार्यों के लिए केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होती। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों के प्रति जवाबदेह होती हैं। मौलिक अधिकार, संघीय शासन व्यवस्था में संविधान के मौलिक अधिकारों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। न्यायपालिका की इसमें सर्वोच्चता जरूरी है, क्योंकि न्यायपालिका उन अधिकारों की व्याख्या करेगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच होने वाले विवादों को संविधान के प्रावधान के अनुसार निपटाने का प्रयास किया जाएगा, यानी उन्हें निर्णायक भूमिका निभाने का कार्य न्यायपालिका करती है। वित्तीय स्वायत्ता, संघीय शासन व्यवस्था में वित्तीय स्वायत्ता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित होते हैं। दोहरा उद्देश्य, संघीय शासन व्यवस्था के उद्देश्य वो दोहरे हैं। देश की एकता की सुरक्षा भी करना है, यानी उसे बढ़ाना भी है, और क्षेत्रीय विविधताओं का भी पूरा सम्मान करना है। अथवा में इसका प्रश्न होगा वो होगा स्थानीय शासन व्यवस्था के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं, इनके गठन की प्रक्रिया क्या होगी। अथवा या विकल्प ये प्रश्न होते हैं। इसका मतलब है कि आपको जो प्रश्न अच्छी तरीके से आता है आप उसके पॉइंट नोट करें, उसके नीचे अंडरलाइन करें और आप उसको लिखें। दोनों प्रश्न आपको नहीं करने होते। स्थानीय शासन व्यवस्था के विभिन्न स्तर, भारत में ग्राम स्तर पर स्थानीय शासन व्यवस्था, भारत में गांवों के स्तर पर विद्यमान स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज कहते हैं, और पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। इसमें 3 स्तर होते हैं। एक ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, प्रत्येक गांव समूह के ग्राम पंचायत होती है, और ये एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और अध्यक्ष होते हैं। कई सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। गांव का सरपंच, सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें पंच कहा जाता है। अध्यक्ष सरपंच होता है जो पूरे गांव का प्रतिनिधित्व करता है। सरपंच का चुनाव गांव में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए, प्रत्यक्ष मतदान के जरिए करते हैं। ये पूरे पंचायत क्षेत्र के लिए फैसला लेने वाली संस्था होती है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं और ग्राम पंचायत का बजट पास करने और उनके कामकाज की समीक्षा के लिए ग्राम सभा को साल में कम से कम 2 या 3 बैठकें करनी जरूरी है। ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। उसे मंडल या ब्लॉक स्तरीय पंचायत भी कहते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। जिला परिषद, तीसरा जो उच्च स्तर है इसका वो जिला परिषद है। किसी क्षेत्र की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है और जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव इसी क्षेत्र से होता है, पूरे जिले से होता है। जिला परिषद का प्रमुख जिला प्रमुख कहलाता है, जो इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के सदस्य यानी सांसद और विधायक हैं, वो भी जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी के सदस्य होते हैं। जिला परिषद के सदस्य होते हैं विधायक और सांसद। नगरों में स्थानीय शासन, नगरों में स्थानीय जो शासन है उसे नगर पालिका, यानी नगरों में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, ये भी 3 स्तरीय होती है। तो स्थानीय शासन संस्थाएं शहरों में काम करती हैं। छोटे जो शहर हैं उनमें नगर पालिका होती है, मध्यम दर्जे के शहरों में नगर परिषद होती है और बड़े शहरों में नगर निगम होता है। तीनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के
राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर परिषद का प्रमुख प्रधान है वो सभापति कहलाता है और नगर निगम का जो प्रधान है वो मेयर कहलाता है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई और महिलाओं के आरक्षण से लोकतंत्र में उनकी भागीदारी बढ़ी है। स्थानीय सरकारों में महिलाओं को 33% आरक्षण अनिवार्य है। राजस्थान और कुछ ऐसे राज्य और हैं जहां महिलाओं को 50% आरक्षण दिया हुआ है। राजस्थान में 2009 से 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए, तो राजस्थान में 50 है, लेकिन संविधान में 33% आरक्षण महिलाओं को देना अनिवार्य है, ये निश्चित किया हुआ है। संविधान ने 33% आरक्षण अनिवार्य है, उसे किसी भी हालत में घटाया नहीं जा सकता। प्रश्न का उत्तर दिए गए मानचित्र में देना है। बड़ोदरा, रावतभाटा, तुतीकोरम और गांधीनगर। तो इसको जब हम देखें कि बड़ोदरा जो कि गुजरात में है, रावतभाटा राजस्थान में है, तुतीकोरम तमिलनाडु में है, गांधीनगर गुजरात में है, तो गांधीनगर ये गुजरात है, यहाँ गांधीनगर, रावतभाटा ये राजस्थान है। अगर आप चाहते हो कि मानचित्र आपको करवाया जाए तो मानचित्र जल्द आपको करवा दिया जाएगा। बड़ोदरा और गांधीनगर दोनों यहाँ भरेंगे गुजरात में। तुतीकोरम ये भारत का दक्षिणी भाग, तो ये तमिलनाडु है, तो यहाँ तुतीकोरम भरेंगे। इसमें अथवा में देख लेते हैं, ब्यावर, अमरकटक, सुंदरगढ़, आप इनको भर सकते हैं। तो ये अति महत्वपूर्ण जो अपना मॉडल पेपर था करवाया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आपको हमारी टीम के द्वारा पूरी मदद यानी पूरे सपोर्ट का प्रयास किया जाएगा। आप चैनल पे एक्टिव रहें। थैंक्स।